हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस सेट और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और भी प्रैक्टिस सेट आगे आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल परीक्षा के समान ही 30 क्वेश्चन रहेंगे और जिस प्रकार से हमारे 15 नंबर के मेन सिलेबस के क्वेश्चन आते हैं और 15 नंबर के हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट में वैसे ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप क्या कीजिए, पूरे पूरे जो प्रैक्टिस सेट आएंगे आगे भी, तो उन्हें भी आप अटेंड कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। तो हम चलिए बात करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह, ऑप्शन नंबर बी दहेज, ऑप्शन नंबर सी बाल श्रम, ऑप्शन नंबर डी अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन और इसे हमने सॉल्व भी किया था कि शारदा एक्ट जो है वो उसका संबंध है बाल विवाह से। ठीक है, शारदा एक्ट जो है वो 1929 में लागू हुआ था और इसका संबंध है बाल विवाह से। ठीक है, बाल विवाह के मतलब बाल विवाह से है। इसमें जो है बॉयज़ की जो आयु निर्धारित की गई थी, किसकी, विवाह की। ठीक है, तो वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी और गर्ल्स की जो आयु निर्धारित की गई थी विवाह के लिए वो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो ये दोनों जो आयु है वो बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बाल विवाह। ठीक है, मतलब शारदा एक्ट का संबंध किससे है, बाल विवाह से। ओके, चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। ये हमारा प्रश्न नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है, उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए और ऑप्शन नंबर डी फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई हम ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों को क्यों लिपते हैं, क्योंकि हम उसे कीटों को दूर रख सकते हैं। मतलब अगर हम दीवारों को गोबर से लिपते हैं तो कीट क्या होते हैं, कीट नहीं लगते, दीमक नहीं लगते, मतलब कीट उससे क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यस, ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन का, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन का, ऑप्शन नंबर डी लोहे का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आयोडीन का, क्योंकि समुद्री शैवाल में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में क्या होती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो होती है उसमें क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है आयोडीन की कमी से। ठीक है, थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन का। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, रोनाल्ड रास का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, रोनाल्ड रास का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन नंबर ए हैजा, ऑप्शन नंबर बी चेचक, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा मलेरिया। ठीक है, क्योंकि रोनाल्ड रास कौन थे, एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। कौन थे ये, ब्रिटिश चिकित्सक थे और इन्होंने सन 1902 में क्या किया था, मतलब इन्होंने क्या किया था, मलेरिया के परजीवी की खोज की थी। ठीक है, मलेरिया के परजीवी की क्या की थी, इन्होंने खोज की थी। मलेरिया का जो परजीवी है, ठीक है, उसकी इन्होंने क्या की थी, खोज की थी, जिसका नाम था प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या था, प्लाज्मोडियम, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के मतलब के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की थी किसने, रोनाल्ड रास ने। ठीक है, और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये हमारे शरीर में आता है। ठीक है, ये वाला जो प्लाज्मोडियम परजीवी है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से आता है। ठीक है, और इनको सन 1902 में, ठीक है, सन 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस कार्य के लिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, रोनाल्ड रास का जो संबंध है वो है मलेरिया से। ठीक है, 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से हमें हो जाता है। ठीक है, और अगर बात करें तो मलेरिया का जो उपचार होता है वो सिनकोना वृक्ष की जो छाल है, ठीक है, उससे जो प्राप्त होने वाली कुनेना औषधि है उससे होता है। तो ठीक है, आप ये फैक्ट भी थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक गर्म किया जाएगा और 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक गर्म करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। ऑप्शन नंबर सी, 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक, 62 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड तक गर्म करके, या 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक, या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 71 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके क्या हो जाएगा? दूध का पाश्चुरीकरण होगा। अब जब दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं तो दूध में जो उपस्थित बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, स्मॉग या धुंध बनता है। ठीक है, स्मॉग या धुंध बनता है। ऑप्शन नंबर ए, धुएं तथा कोहरे से। ऑप्शन नंबर बी, वाष्प के संघनन से। ऑप्शन नंबर सी, कोहरा तथा N2 से। और ऑप्शन नंबर डी, धुएं तथा CO2 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो होगा वो हमारा आंसर होगा धुएं तथा कोहरे से। ठीक है, धुआं तथा कोहरा आपस में मिलकर क्या बनाता है? स्मॉग बनाता है। क्या बनाता है? स्मॉग बनाता है, जो धुंधला सा होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर स्मॉग फैला हुआ रहता है तो मतलब दुर्घटना होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो धुएं तथा कोहरे से क्या बनता है? स्मॉग बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? मतलब अगर जल प्रदूषित हो जाता है तो एक इंडिकेटर का काम कौन करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, स्टेफिलोकोकस। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन नंबर सी, डिप्लोकोकस। ऑप्शन नंबर डी, कॉलीफॉर्म। तो यहाँ पर जो कॉलीफॉर्म नामक बैक्टीरिया होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा बैक्टीरिया? कॉलीफॉर्म नामक बैक्टीरिया जो होता है वो जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, और अगर आप लोगों ने BOD और COD ये 2 शब्द सुने होंगे पर्यावरण में। ठीक है, तो BOD क्या होता है? BOD जो होता है वो होता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये भी क्या होता है? एक प्रकार का मेथड होती है प्रदूषण को ज्ञात करने की। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये BOD और COD भी आप याद रखिएगा, ये भी हमारे जल प्रदूषण या जल प्रदूषण के लिए मतलब जल प्रदूषण को ज्ञात करने की मेथड होती है, BOD एंड COD। ठीक है, और ये जो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ये जल प्रदूषण के सूचक का कार्य करता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, देन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है। ठीक है, अब 3 प्रकार के जो आर है NCERT में दिया हुआ है, NCERT की बुक में स्पेशल दिया हुआ है ये 3 प्रकार के आर के बारे में। ठीक है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है। ऑप्शन नंबर ए, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। और कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो फ्रेंड्स मैं इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और एक फर्स्ट आर का मतलब होता है रीड्यूस। ठीक है, रीड्यूस का मतलब क्या होता है? कम उपयोग। ठीक है, मतलब कम उपयोग। ओके, कम उपयोग। फिर सेकेंड आर का जो मतलब होता है वो होता है रिसाइकल। ओके, क्या होता है? रिसाइकल यानी कि पुनः उपयोग। ठीक है, पुनः चक्रण। क्या होगा? पुनः चक्रण होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है वो आर का जो मीनिंग है वो होता है रीयूज। ठीक है, रीयूज यानी कि पुनः उपयोग। ठीक है, पुनः उपयोग। तो यहाँ पर हम तीनों के तीनों ऑप्शन में फाइंड आउट करते हैं कि देखिए यहाँ कम उपयोग है, पुनः चक्रण है, पुनः निर्माण। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण एक ही होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, इसमें भी 2 ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ठीक है, मतलब कम उपयोग कीजिए,
पुनः चक्रण कीजिए और पुनः उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा, देखिए कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, पुनः चक्रण पुनः संरचना एक जैसे ही होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक बार इसे फिर से बैक करके देख लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ओके। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, ठीक है। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो ताजमहल पीला जो हो रहा है वो एसिड रेन के कारण हो रहा है, ठीक है। एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल क्या हो रहा है, पीला हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एसिड रेन का जो मुख्य कारण होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है फ्रेंड्स? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। ये SO2 जो होता है ये H2O से क्रिया करके क्या बना लेता है, H2SO4 बना लेता है, ठीक है। और ये अम्लीय होता है, अम्लीय होने के कारण क्या होता है, वो संगमरमर की दीवारों को पीला कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ठीक है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा हानिकारक है, ठीक है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सबसे ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रावायलेट ए, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रावायलेट बी, ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रावायलेट सी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे हम तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अल्ट्रावायलेट सी जो है क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट सी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। मतलब ये तीनों में से अल्ट्रावायलेट सी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? निम्न में से कौन सी मिट्टी ऐसी है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है? ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी बलुई मिट्टी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत के 40 से 45% क्षेत्रफल पर फैली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, ठीक है। निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए लीच, ऑप्शन नंबर बी काइटोन, ऑप्शन नंबर सी इनकस, ऑप्शन नंबर डी यूप्लेक्टेला, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला जो है वो अचल जीव का उदाहरण है। ये चलने में संभव नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये चल नहीं सकता है, ठीक है। चलने में संभव नहीं होता है और ये क्या होता है, दृढ़ आधार से क्या होता है, ये चिपका हुआ रहता है, दृढ़ आधार से चिपका हुआ रहता है, ठीक है। चिपका हुआ रहता है और इस कारण इसे अचल जीव भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ओके, ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, इस पौधों में पत्तियां है पौधों में पत्तियां है जिन्हें हम सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से हम तेल प्राप्त करें। देखिए एक पहली टाइप का है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इस किसी पौधे की पत्तियां है जिन्हें हम सब्जी की तरह प्रयोग में लाते हैं और इसके बीजों का उपयोग हम तेल प्राप्त करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पालक की पत्तियों का तो हम उपयोग करते हैं सब्जी के रूप में, लेकिन हम इसका तेल नहीं निकालते। नारियल का मतलब नारियल की पत्तियों की बात कर रहे हैं, ये नारियल तो एक प्रकार का फल हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये तो हमारा आंसर गलत ही हो गया। बंद गोभी का तेल तो हम निकालते नहीं है और उसकी पत्तियों का उपयोग करते जरूर है, पत्तियों का ही उपयोग करते हैं परंतु उसका तेल नहीं निकालते हम, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सरसों। क्या हो जाएगा, सरसों, क्योंकि जो सरसों का पौधा होता है, ठीक है, ऐसी कुछ पत्तियां रहती है उसकी। तो सरसों का जो पौधा होता है तो जब वो छोटा रहता है तो उस पौधों की पत्तियों का क्या बनाते हैं, हम साग बनाते हैं, ठीक है। सरसों का हम साग बनाते हैं, हमारे साइड इसकी भाजी भी बनती है, ठीक है। इसे भाजी भी कहते हैं, साग भी कहते हैं, ठीक है। तो सरसों का साग बनाया जाता है जब वो छोटा रहता है, जब वो पौधा रहता है उसकी पत्तियों का, परंतु जब उसके बीज निकलते हैं तो बीज का क्या होता है, बीज का हम तेल बनाते हैं, बीज का मतलब हम तेल निकालते हैं, ठीक है। और पंजाब राज्य में सरसों का साग और मक्के की जो रोटी है, मतलब मक्के की रोटी और सरसों का साग क्या है, वहाँ का फेमस भोजन है, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे अब अगले प्रश्न की।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये है अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम ऑसीमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम ऑसीमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तुलसी, ऑप्शन नंबर बी रोजमेरी, ऑप्शन नंबर सी अजवाइन के फूल, ऑप्शन नंबर डी धनिया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा तुलसी। तुलसी जो है वो जड़ी बूटी की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो ऑसीमम सैक्टम है। ठीक है, तो जड़ी बूटियों की रानी होती है तुलसी, ऑसीमम सैक्टम इसका वानस्पतिक नाम है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15वां। कुचिपुड़ी खालिस्तान का एक लोक नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है वो खालिस्तान का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है, बात कर लेंगे सभी राज्यों की। मिजोरम, मिजोरम का जो लोक नृत्य है उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कुचिपुड़ी। जम्मू और कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का क्या हो जाएगा? रऊफ और धूमल। ठीक है, जो रऊफ और धूमल कहते हैं उसे। और महाराष्ट्र का जो है वो है हमारा तमाशा। ठीक है, तमाशा या लावनी जिसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ मिजोरम का लिखा नहीं है, चेराओ होता है। क्या होता है? चेराओ। ओके, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। आंध्र प्रदेश का पूछा है तो कुचिपुड़ी है। ठीक है, मिजोरम का चेराओ, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, जम्मू कश्मीर का रऊफ और धूमल, और महाराष्ट्र का तमाशा या लावनी उसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रयान मिशन, ऑप्शन नंबर बी मंगलयान मिशन, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट मिशन, ऑप्शन नंबर डी फिले मिशन। पहला अंतर्ग्रहीय अभियान था, ये हमें पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी मंगलयान मिशन भारत का पहला क्या था? अंतर्ग्रहीय अभियान था। ठीक है, अंतर्ग्रहीय अभियान क्या था? मंगलयान मिशन भारत का पहला अभियान। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। ठीक है, इनमें से राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। ठीक है, इसमें से जो नेशनल फेस्टिवल है नहीं है वाला पूछा गया हमें। ऑप्शन नंबर ए गांधी जयंती भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता दिवस, और ऑप्शन नंबर सी दीपावली और गणतंत्र दिवस। तो ये सारे के सारे क्या है फ्रेंड्स? ये राष्ट्रीय त्योहार है और हमें नहीं है वाला पूछा है। तो दीपावली जो है वो राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। ठीक है, दीपावली जो है वो राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। जो हमारे हॉकी के खिलाड़ी है, ठीक है, हॉकी के जो खिलाड़ी है, हॉकी के जो खिलाड़ी थे ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद। ओके, मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर ये मनाया जाता है। ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जो जन्म तिथि है, जन्म तिथि 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को ये हम ये जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ओके, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी पचमढ़ी, ऑप्शन नंबर डी इंदौर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा झीलों का शहर होता है भोपाल। ठीक है, तो हम इसको एक बार फिर से अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। भोपाल होता है झीलों का शहर। ठीक है, भोपाल को कहते हैं झीलों का शहर। ठीक है, जबलपुर, जबलपुर जो होता है वो है संगमरमर की नगरी। ठीक है, संगमरमर की नगरी कहते हैं इसे, संगमरमर की नगरी। उसके बाद में पचमढ़ी जो है वो उसे कहते हैं सतपुड़ा की रानी, उपनाम है ये सारे के सारे। सतपुड़ा की रानी होती है पचमढ़ी।
ठीक है। और इंदौर को कपड़ों का शहर कहते हैं, इंदौर को कपड़ों का शहर कहते हैं, ओके। और उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये याद रखिएगा। यहाँ पर झीलों का शहर पूछा था तो हमने ये सारे के सारे अच्छे से याद कर लिए, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मध्य प्रदेश की उत्खाद भूमि परिणाम है, ठीक है। मध्य प्रदेश की उत्खाद भूमि परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए अवनलिका अपर्दन की, ऑप्शन नंबर बी परत अपर्दन का, ऑप्शन नंबर सी अतिचारण का, ऑप्शन नंबर डी वायु अपर्दन का, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की उत्खाद भूमि यानी बैडलैंड जो है वो किसका परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा अवनलिका अपर्दन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर अवनलिका अपर्दन। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ से पेडागोजी के प्रश्न शुरू हो गए हैं, ठीक है। 21, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है, ठीक है। कोई कक्षा 5 में कौन पढ़ रहा है, एक समीर नाम का बालक पढ़ रहा है और वो अपनी शिक्षिका के पास में पर्यावरण अध्ययन का जो दत्त कार्य जो उसे होमवर्क मिलता है वो उसे जमा नहीं करता है। अब इस समस्या से हमें निपटने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा होगा वो हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोककर हम क्या इस समस्या से निपट सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अनियमितता का कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। ऑप्शन नंबर सी, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। ऑप्शन नंबर डी, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा कि भाई सबसे पहले एक शिक्षक होने के नाते हम क्या करेंगे, उसकी अनियमितता का कारण पता करेंगे कि भाई वो क्यों अनियमित है, कौन से कारण के जो कार्य नहीं कर पा रहा है या कार्य अपना जमा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अनियमितता का कारण पता करेंगे और हम समीर को क्या करेंगे, परामर्श देंगे एक अच्छे शिक्षक होने के नाते, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों में एक अभिप्रेरक का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए दत्त कार्य विधि, ऑप्शन नंबर बी एडुसेट विधि, ऑप्शन नंबर सी भ्रमण विधि, ऑप्शन नंबर डी कहानी विधि, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा दत्त कार्य विधि। मतलब हम बच्चों को क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं, ठीक है। होमवर्क देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं उसे मतलब खुद करते हैं तो उसमें एक प्रेरणा आती है, अभिप्रेरक का कार्य होता है दत्त कार्य विधि के थ्रू, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, ब्लूप्रिंट संबंधित होता है, ठीक है। ब्लूप्रिंट संबंधित होता है ऑप्शन नंबर ए प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया में, ऑप्शन नंबर बी नवाचार से, ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक सोच से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो ब्लूप्रिंट होता है वो किससे संबंधित होता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारी जो बुक होती है उसमें यूनिट के अकॉर्डिंग कुछ नंबर डिसाइड कर दिए जाते हैं कि भाई यूनिट फर्स्ट से इतने मार्क्स का आने वाला है, यूनिट सेकेंड से इतने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। तो ये होता है ब्लूप्रिंट। तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया में, ठीक है। मतलब इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है प्रश्न पत्र निर्माण करने में, ठीक है। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मकता आकलन खालिस्तान को शामिल नहीं किया जाता। प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मकता आकलन को मतलब खालिस्तान को शामिल नहीं किया जाएगा। रचनात्मकता आकलन में खालिस्तान को शामिल नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण में कमियों की पहचान, ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, मतलब शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने का, ठीक है। मतलब हम इसमें से क्या शामिल नहीं करेंगे अगर हमें बच्चों का रचनात्मक आकलन रचनात्मक आकलन करना है तो ये निम्न में से हम कौन सी ऐसी चीज़ है जो शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो शिक्षार्थियों के ग्रेडिंग और रैंकिंग पद्धति है, मतलब अगर बच्चा सी ग्रेड में आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें रचनात्मकता का गुण नहीं होगा। अगर बच्चा डी ग्रेड में आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें रचनात्मकता का गुण नहीं होगा। हम रचनात्मकता का आकलन कर रहे हैं मतलब हमें उसकी ग्रेडिंग और रैंकिंग को अवॉइड करना है। मतलब हम उसकी रचनात्मकता देखेंगे, बच्चों की क्रिएटिविटी देखेंगे कि वो किस तरीके से अपना जो भी कार्य दिया जा रहा है वो कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम इसे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। ओके, ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन समुदाय में सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन लग रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। समुदाय यानी कि जो समाज होता है, ठीक है, यानी कि जिस सामाजिक ग्रुप में बच्चा रहता है तो वो सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्यों है भाई? क्योंकि क्या ये बहुत सस्ता संसाधन है, इसलिए है। ऑप्शन नंबर बी, यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये होगा, क्योंकि अगर बच्चों को हम सामाजिक स्थितियों में डालेंगे या समुदाय में रखेंगे तो वो वास्तविक स्थितियाँ प्रदान करेंगे, हमें सीखने की वास्तविक अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 26 की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? ठीक है, नहीं है बोला है, नेगेटिव पूछा है हमें। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है हमको। ठीक है, कि भाई वृक्ष को संरक्षित करना चाहिए, उन्हें बचाकर रखना चाहिए। तो संवेदनशील बनाना है तो कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त है वाले दिए होंगे और एक नहीं है, मतलब एक जो है वो ऐसा उपाय दिया होगा जो उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों का नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष अपनाकर उसकी देखरेख करने को प्रोत्साहित करना। बच्चों को लकड़ी एवं लट्ठों का भंडारण दिखाना। ऑप्शन नंबर सी, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि बच्चों को अगर हम लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीज़ होगी, क्योंकि पेड़ काट कर ही लकड़ी का क्या बनेगा? भंडारण बनेगा। यानी कि अगर हमें इस तरीके से गट्ठे दिखाना है लकड़ी के, तो वो पेड़ काट कर ही बनेंगे और ये नेगेटिव चीज़ होगी भाई, कि पेड़ को काट कर हम लकड़ी के गट्ठे बनाते हुए बच्चों को दिखा रहे हैं, तो बच्चे क्या सोचेंगे कि हमें भी ऐसे गट्ठे बनाना चाहिए, यानी पेड़ हमको काटना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमें कौन सा उपाय नहीं करना है? बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण नहीं दिखाना है। ठीक है, तो बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है, तो ये हमारा है 27। ठीक है, यहाँ 17 आ गया है, तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा ये इसे 27 कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 27। हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाले विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में किसको सम्मिलित कर सकते हैं? ठीक है, हमारे प्राकृतिक परिवेश में जो घटना हो रही है, उनकी विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता अगर हमको लगाना है तो पर्यावरण विषय में किसको हम सम्मिलित करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, भूगोल। ऑप्शन नंबर बी, इतिहास। ऑप्शन नंबर सी, भौतिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी, रसायन विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रसायन विज्ञान। क्योंकि जैसे अगर हमारे प्राकृतिक परिवेश में कोई घटना घटित हो रही है, तो हम उसके जो वास्तविक कारण का पता अगर लगाएंगे तो उसमें रसायन विज्ञान आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर जल चक्र हो रहा है, ठीक है, जल चक्र हो रहा है मतलब कि जल चक्र के कारण पानी वाष्प बन के उड़ रहा है, फिर वो पुनः बूंदों के रूप में, बादल के रूप में जम रहा है, फिर पुनः वर्षा के रूप में धरती पर आ रहा है, तो ये एक प्रकार का जल चक्र है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पीछे का रसायन विज्ञान समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि हम कहानी का और कविता का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य हमको बताना है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए कक्षा की विविधता की पूर्ति। ऑप्शन नंबर बी सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी पाठों को आनंददायक बनाना। ऑप्शन नंबर डी भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो अगर हम कहानी या कविताएं बता रहे हैं प्राथमिक स्तर पर तो इसका क्या उद्देश्य है ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। क्या हो जाएगा? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, कि उसके लिए हम कविता कहानी वगैरह बताते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। ओके, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व अगर दिया जाता है तो शिक्षक को क्या लाभ होता है। ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव मतलब कि बच्चों को उनकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना या व्यक्तिगत रूप से क्वेश्चन पूछना। ठीक है, जो उनकी खुद का जो जीवन होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर ए उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में। ऑप्शन नंबर सी बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन नंबर डी विमर्श और बच्चों के अनुभव संसार को जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने, मतलब विचार विमर्श की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब अगर हम बच्चों के खुद के अनुभव अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब उससे पूछ रहे हैं कि बेटा ऐसा क्यों होता है, हम जब ट्रेन में बैठते हैं तो पेड़ हमें पीछे की ओर चलते हुए क्यों दिखाई देते हैं, अगर हम इस तरीके से उसके वास्तविक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चों के अनुभव जो है वो संसार से जोड़ने में हम क्या करेंगे, उनकी मदद करेंगे। ठीक है, और ये हमारे लिए भी क्या हो जाएगा, ये उपयोगी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30। ठीक है, उसकी बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियों का प्रयोग कहानी कथन का प्रयोग करना। ठीक है, मतलब पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसकी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। ठीक है, क्या करता है वो हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा संक्रेदित करना, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। भाई हम कविता और कहानी अगर बता रहे तो क्या होता है वो हमें बताना है। क्या उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करते हैं हम, या पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद मिलती है हमें। ऑप्शन नंबर सी स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर डी बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर हम पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा को स्पष्ट कर रहे कविता और कहानी के थ्रू तो स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता के विकास करने में क्या हो जाएगी, मदद हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। और भी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आते रहेंगे, तो सारे के सारे वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।